गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशिम मित्तल ब्रेन मेकर कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए पीएस टेट, सी टेट, एक्सटेट, रीट में जो साइकोलॉजी आनी है या अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके वीडियोस आपके लिए जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इससे पहले हमारी कुछ वीडियो साइंस के साथ रिलेटेड आ चुकी हैं, पॉलिटिकल साइंस के साथ रिलेटेड आ चुकी हैं और साइकोलॉजी के रिलेटेड हमने कुछ वीडियोस जो है अपलोड कर दी हैं। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। क्या है? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। आपको देखो, इसमें आपको दो तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो आपको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के फादर या हेड का पूछेंगे कि फाउंडर कौन है, फादर किसको बोला जाता है, कौन सा साइकोलॉजी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी होता क्या है। दूसरा आपको डेफिनेशंस आएंगी, आपके एग्जाम में आपको कुछ डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, ठीक है ना। ये डेफिनेशन या तो आपको याद करना पड़ेगा, क्रैमिंग करनी पड़ेगी, या हम आपको समझाएंगे कि किस तरह हम इज्म की हेल्प से इन डेफिनेशंस को कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं, इन डेफिनेशंस को कुछ हद तक हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है। तो क्या है? मेथड्स ऑफ थिंकिंग। तो इसको अगर वन लाइन में मेरे को एक्सप्लेन करना हो तो उसको क्या बोलूंगा? मेथड्स ऑफ थिंकिंग, या क्या बोलूंगा मैं? आइडियाज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल्स, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल्स इन साइकोलॉजी। देखो, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है? या तो हम क्या बोलेंगे मेथड ऑफ थिंकिंग, कि हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से हम सोचते हैं, या तो उसको क्या बोलेंगे मेथड ऑफ थिंकिंग, या हम इसको क्या बोल सकते हैं आइडिया। वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, उसको क्या आइडियाज आ रहे हैं साइकोलॉजी की फील्ड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। क्या बोलेंगे? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। दूसरा देखो, आपने ना एक वर्ड सुना होगा इज्म, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वाद। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वाद, इज्म, ठीक है। ये वर्ड कहां से हम बिलोंग लेते हैं? फिलॉसफी से। कहां से ये वर्ड हम कहते हैं कि लिया गया है? फिलॉसफी से, ठीक है। तो साइकोलॉजी में मैंने लास्ट लेक्चर बोला है कि जो साइकोलॉजी है पहले किसका पार्ट था? फिलॉसफी का पार्ट था, और उसके बाद में उसको जो है अलग कर दिया गया। किससे? फिलॉसफी से, दर्शन शास्त्र से इसको अलग कर दिया क्या गया? किसको? साइकोलॉजी को, ठीक है। तो साइकोलॉजी में जब हम फिलॉसफी में बात करते तो वर्ड बोलते थे इज्म, नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म, आइडियलिज्म, ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म, आपने वर्ड सुना होगा। अब हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में क्या यूज करते हैं? उसको क्या बोलते हैं? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब आपको पता होना चाहिए पहले कि इज्म का क्या मतलब है, वाद का मतलब क्या है। तो वाद का मतलब क्या है बच्चे? हमारी सोच। वाद, इज्म का मतलब ही क्या है? हमारी सोच, कि हम किस तरह से चीजों को सोचते हैं, किस तरह से चीजों के बारे में, किस तरह से पर्सन के बारे में हमारे व्यू पॉइंट है, वर्ल्ड के बारे में, सिचुएशंस के बारे में हमारे व्यू पॉइंट्स हैं, वो क्या है, किस पर डिपेंड करेंगे? हमारे इज्म के साथ। और जो पर्सन जिस इज्म को मानता होगा, जो पर्सन जिस इज्म को मानता होगा, उसकी बोली, बिहेवियर, पहरावा, ठीक है, उसकी सोच, हर चीज में वो उसकी इज्म के बाद वो उसका इज्म दिखाई देगा। मैं आपको ना एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं बच्चे, ये एग्जांपल को गलत मत ले जाना, ठीक है। मैंने जस्ट एग्जांपल ली कि आप ना इज्म को समझने के लिए एक तरह इसको धर्म समझ लो। एक बार क्या समझ लो? धर्म, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, है इसका एग्जैक्ट मतलब सोच, ठीक है। जैसे देखो, कोई सिख धर्म से बिलोंग करेगा, वो क्या बोलेगा? जो बोलेगा सत श्री अकाल। कोई हिंदू से बिलोंग करेगा, वो बोला नमस्ते। कोई मुस्लिम से होगा तो अल्लाह हाफिज, कुछ भी जो बोलेगा, समझ गए।
तो दैट मीन उस जो पर्सन का इज्म है, जो पर्सन जिस इज्म से बिलोंग करता है, उसके वो चीजों में, उसकी बोली में वो चीज दिखाई देगी। अगर मैं और एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं बोलूं नेगेटिविज्म, पॉजिटिविज्म, तो क्या होगा, जो पर्सन हर चीज में नेगेटिविटी को देखता है, हर चीज में नेगेटिविटी को लेकर आता है, तो वो नेगेटिविज्म को बिलोंग करेगा। जो चीजों की जिसकी विचारधारा में हमें पॉजिटिविटी दिखाई देती है, पॉजिटिविज्म, जिसकी विचारधारा में हमें पॉजिटिविटी दिखाई देती है, उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिविज्म से बिलोंग। मतलब हम सभी किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी इज्म को बिलोंग करते हैं। अब बात आई क्वेश्चंस की कि सर इसके क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। देखो आपको डेफिनेशन आएगी, मैं आपको फिर एक बार बोल दूं कि डेफिनेशन इसके साथ 100% चांसेस नहीं है सही होने के, पर 50% चांसेस हैं कि आपकी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक रहेगी इसके साथ। एग्जांपल आपने करना क्या होगा, आपको पेपर में कोई डेफिनेशन आ गई कि ये डेफिनेशन किसकी किसकी है, क्लियर, तो आपने जस्ट उस डेफिनेशन में आपने क्या करना है, उस इज्म को ढूंढना है कि ये डेफिनेशन किस चीज के सेंट्रल आइडिया, किस चीज के इर्द गिर्द घूम रही है, इसमें हमको क्या चीज दिख रही है। तो उससे साथ रिलेटेड पर्संस को ढूंढ लो कि कौन कौन सा पर्सन हो सकता है, किस तरह से आइडियाज है, तो चांसेस हो सकते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए। मैं फिर बोल रहा हूं, चांस हो सकता है, ये कोई 100% नहीं है कि आपका क्वेश्चन ठीक ही होगा। क्लियर, तो ये आपको समझ आ गया इज्म के बारे में कि इज्म का किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, आपको एग्जैक्टली पूछ सकते हैं स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, ठीक है, फंक्शनलिज्म क्या है, साइकोलॉजी में किसके साथ संबंधित, साइकोलॉजी में इसका नहीं है, ठीक है, तो आपको किसी भी तरह से आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलो अब हम बात कर रहे हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। हम अब बात कर रहे हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कौन से स्कूल के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म। हम किसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चरलिज्म। किसके बारे में, संरचनावाद। किसके बारे में बात करेंगे, संरचनावाद। अब देखो मैंने आपको बोला था कि विलियम वुंट ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने साइकोलॉजी को फिलॉसफी से अलग किया, ठीक है, और विलियम वुंट किसको बिलोंग करते थे, विलियम वुंट जो है किससे बिलोंग करते थे, स्ट्रक्चरलिज्म। इनको क्या बोला जाता है, पायोनीर या फादर, पायोनीर या फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म या पायोनीर ऑफ फादर स्ट्रक्चरलिज्म किसको बोला जाता है, विलियम वुंट को बोला जाता है। क्लियर, अब विलियम वुंट कौन थे, जिन्होंने दुनिया की द वर्ल्ड फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब एस्टैब्लिश्ड बाय विलियम वुंट, कब, 1879। आपने बात की था लास्ट लेक्चर में कि 1879 में दुनिया की पहली साइकोलॉजिकल लैब लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, जर्मनी के एक प्रसिद्ध शहर लिप्जिग यूनिवर्सिटी में इन्होंने एस्टैब्लिश किया था 1879 में, ठीक है। अब इनका एक स्टूडेंट था, बात को ध्यान से समझो किस तरह से मैं चीजों को कोरिलेट करूंगा, साइकोलॉजी में ना मेन कोरिलेशन है, ठीक है। इनका एक स्टूडेंट था टिचनर, ठीक है, जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को बढ़ावा दिया, जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म में बिलीव किया और इसको आगे लेकर जाने में बहुत ज्यादा हेल्प की। क्या किया, बहुत ज्यादा हेल्प की। अब टिचनर की एक स्टूडेंट थी जिसका नाम क्या था, वॉशबर्न, जिसका नाम क्या था, वॉशबर्न। इन्होंने 1908 में एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, द एनिमल माइंड, क्लियर। ये बुक के बारे में आपको पूछ सकते हैं कि द एनिमल माइंड बुक किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा, वॉशबर्न। ये भी किसको मानती है, स्ट्रक्चरलिज्म को मानती है। स्टूडेंट किसकी है, टिचनर की स्टूडेंट है। और वॉशबर्न के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या मानी जाती है, या इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, कि ये फर्स्ट लेडी है जिन्होंने पीएचडी की है, किसमें, इन साइकोलॉजी,
ये फर्स्ट, मैं यहां पर लिख देता हूं, फर्स्ट लेडी जिन्होंने पीएचडी की है इन साइकोलॉजी। क्लियर? तो फर्स्ट, अगर आपको ये देखो, हम बात कर रहे हैं इज्म की, पर चीजों को किस तरह से जोड़ रहे हैं, किस तरह से आपको डाटा प्रोवाइड करवाया जा रहा है, आप उसके बारे में आप देख सकते हैं कि आपको एक इज्म के साथ कितने क्वेश्चंस, वॉशबर्न के बारे में पता लग गया, उनकी बुक के बारे में पता लग गया कि वो साइकोलॉजी में सबसे पहले पीएचडी किसने, लेडी में किसने की थी, आपको ये पता लग गया। क्लियर? तो इन्होंने साइकोलॉजी में सबसे पहले पीएचडी की थी। क्या किया था? सबसे पहले इन्होंने पीएचडी की थी। क्लियर? तो ये देखो, जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले हैं ये क्या मानते हैं कि माइंड इज अ स्ट्रक्चर, माइंड इज अ स्ट्रक्चर, कि एक ना माइंड का कहते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है? प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है उसको पता है क्या हो रहा है, मतलब एक पर्सन अपने माइंड के प्रति प्रॉपर कॉन्शियस है, उसको पता है क्या नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या सही है क्या गलत है, उसको हर एक चीज के, उसके स्ट्रक्चर में ये हर एक चीज है। ठीक है? और पर्सन अपने माइंड के प्रति क्या है? कॉन्शियस है। क्या है? कॉन्शियस है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रक्चरलिज्म वाले कौन सा मेथड यूज करते थे, तो याद रखना कौन सा है? इंट्रोस्पेक्शन। यहां पर लिख देता हूं कौन सा है? इंट्रो। ठीक है ना? आपको ये बता दूं कि ये कौन सा मेथड यूज करते थे? इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दृष्टि। कौन सा मेथड यूज करते थे? इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दृष्टि का मेथड। ये मेथड इसमें यूज किया जाता था। ये आपको क्वेश्चन बन सकता है, आपका क्वेश्चन पेपर में ये सीधा सीधा बन सकता है कि ये कौन सा मेथड जो है जो यूज करते थे। क्लियर? तो ये हुआ स्ट्रक्चरलिज्म, जो माइंड को स्ट्रक्चर बोलते थे। ठीक है? तो अब हम, ये हुआ स्ट्रक्चरलिज्म। लाइन वाइज देखो, सेकेंड हम बात करेंगे फंक्शनलिज्म। किसकी बात करेंगे? फंक्शनलिज्म। ये फंक्शनलिज्म है, इसको बिल्कुल ऑपोजिट माना जाता है। किसके साथ? स्ट्रक्चरलिज्म के। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रक्चरलिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट कौन सा इज्म है, तो कौन सा है? फंक्शनलिज्म। कौन सा है? फंक्शनलिज्म। ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं कि एक्टिविटी, क्रियावाद। क्लियर? इसके फादर, फंक्शनलिज्म के फादर किसको माना जाता है? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। मैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया है कि विलियम जेम्स कौन थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। कब लिखी थी? 1890। जिसमें इन्होंने क्या बोला था कि साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। बोला था ना, साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। अब विलियम जेम्स, इनको और क्यों जाना जाता है? इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी इन यूएसए। याद रखना, अगर क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ साइकोलॉजी तो विलियम वुंट आएगा। अगर क्वेश्चन आया कि फादर ऑफ साइकोलॉजी इन यूएसए, तो आंसर क्या आएगा? विलियम जेम्स। आंसर क्या आएगा? विलियम जेम्स। अब विलियम जेम्स की एक स्टूडेंट थी, मैरी विल्टन कॉल्किन। इनकी एक स्टूडेंट थी मैरी विल्टन कॉल्किन। ये वो लेडी है, देखो, ये इन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट। वो बुक का नेम लिख लो, एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इन्होंने एक बुक लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। और ये वो लेडी है, देखो, ये वो लेडी है, इनका नाम इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये एपीए, अमेरिकन, लिख लो, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल GICL एसोसिएशन की प्रमुख थी, हेड बनी थी, पहली लेडी, फर्स्ट लेडी जो
अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एपीए हम बात करते हैं ना अभी, एपीए स्कोर्स की बात करते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की फर्स्ट लेडी प्रमुख कौन थी, क्या था, मैरी विल्टन कैल्कन। इनके लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो लेडी है जिनको पीएचडी करने के लिए मना, रिजेक्ट कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, इनको रिजेक्ट कर दिया गया था पीएचडी के लिए, ठीक है, इनको क्या कर दिया गया था, पीएचडी के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था, इनको पीएचडी नहीं करने दी गई थी। तो बाद में ये प्रमुख बनी साइकोलॉजी में, किसकी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की प्रमुख बनी। ये भी इन्होंने भी किसकी बात की है, फंक्शनलिज्म की बात की है। इन्होंने किसकी बात की है, फंक्शनलिज्म की बात की है। फंक्शनलिज्म वाले जो देखो, जो सारा फंक्शनलिज्म वाले है, ये किसमें बिलीव करते हैं, फंक्शनलिज्म वाले किसमें बिलीव करते हैं, तो ये बिलीव करते हैं डार्विन की थ्योरी में, डार्विन की विचारधाराओं को बहुत फॉलो करते हैं, डार्विन की विचारधाराओं में बहुत विश्वास रखते हैं। डार्विन कौन है, अब मैं आपको यह थ्योरी करवाऊंगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट टॉपिक जब मैंने आपको करवाऊंगा तो उसमें डार्विन की थ्योरी करवाऊंगा, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, आपको यह थ्योरी करवाऊंगा मैं, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर इसकी विचारधाराओं के बारे में समझ आएगा कि मानता क्या था। ये फंक्शंस की बात करता था, ये भी एक्टिविटीज की बात करता था, ठीक है। इनका देखो मानना, इनका मानना क्या था कि मन की रचना, ठीक है, मन की रचना जरूरी नहीं है, मन की रचना को जानना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर को जानना जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे फंक्शंस को जानना ज्यादा जरूरी है। मेरी बात दोबारा समझो, इनका मानना क्या था कि हमारे स्ट्रक्चर को समझना, मन के, माइंड के स्ट्रक्चर को समझना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना हमारे फंक्शंस को समझना है, ठीक है। ये फंक्शंस के बारे में बात करते थे। इन्होंने बोला कि माइंड अपने लिए कॉन्शियस नहीं है, ठीक है ना, बल्कि हमारे फंक्शंस हमें बताते हैं कि कौन सा पर्सन किस तरह का है, किसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या हो सकता है, उसके माइंड में क्या है, हमारे फंक्शंस हमको डिसाइड करते हैं, हमारे फंक्शंस हमको शो करते हैं। ये बात क्या बोलते थे फंक्शनलिज्म वाले। एग्जांपल देता हूं, देखो कई पर्सन होते हैं जो बड़ा मतलब सभी के साथ, जिसे बोला मीठी छुरी, ठीक है ना, कि सभी के साथ बहुत बढ़िया रह रहे हैं, पर उनकी एक्टिविटीज थोड़ी थोड़ी हमें जजमेंट हो रही है कि ये पर्सन किस तरह का हो सकता है, उसकी रोज की क्रिया एक्टिविटीज के सामने वाला उसको क्या लग रहा है कि सभी उसको अच्छा समझते हैं, उसको क्या लग रहा है सभी उससे डरते हैं, उसको क्या लग रहा है सभी उसकी जो इज्जत करते हैं, पर एक्चुअल में उसके फंक्शंस के साथ, उसके फंक्शन, उसके एक्टिविटीज से दूसरे समझ रहे हैं कि इसके माइंड में क्या है, किस तरह से हो सकता है, क्या माइंड में चल रहा है, ठीक है। तो ये सब मानते हैं कौन, फंक्शनलिज्म वाले। इसीलिए बोलते हैं कि फंक्शनलिज्म किसको रिजेक्ट करता है, किसको रिजेक्ट करता है, स्ट्रक्चरलिज्म। ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। एक चीज और बता दो इंपॉर्टेंट, कि फंक्शनलिज्म के कुछ और पर्सन है, जैसे लिख लो जॉन सर्वे, रोलैंड एंजल, थॉर्नडाइक, इसका सुना होगा आपने, मैंने आपकी इसकी थ्योरी करवाऊंगा आपको लर्निंग में, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और इंटेलिजेंस में इसकी थ्योरी करवाऊंगा मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, कैटल का आपको पर्सनैलिटी में थ्योरी करवाऊंगा, 16 पीएफ थ्योरी, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी, और इंटेलिजेंस में इसका टेस्ट करवाऊंगा कैटल कल्चर फ्री टेस्ट, कैटल कल्चर फ्री टेस्ट। वुडवर्थ, जो कि जिसके बारे में हमने लास्ट में समझा था, जिन्होंने क्या बोला था साइकोलॉजी के लिए कि हमने सबसे पहले सोल को खोया, फिर हमने माइंड को खोया, फिर हमने कॉन्शियसनेस को खोया, और आज हम फिर की बात कर रहे हैं, बिहेवियर की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में आई हुई है, एचटेट में चेक कर लेना, ये एग्जांपल पीजीटी के एग्जाम में आई हुई है कि ये एग्जांपल, ये डेफिनेशन किसने दी, तो किसने दी है, वुडवर्थ ने दी है। और वुडवर्थ किस इज्म को मानता है, फंक्शनलिज्म। कौन से इज्म को मानता है, फंक्शनलिज्म। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड इज्म, जो कौन सा है, साइको एनालिटिकिज्म। थर्ड हम बात कर रहे हैं साइको एनालिसिस
इज्म या साइको एनालिटिकिज्म, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं, साइको एनालिसिज्म या साइको एनालिटिकिज्म, दोनों तरह से बोल सकते हैं। देखो साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिक, इसकी बात, इसका फादर, इसका फाउंडर किसको माना जाता है? सिगमंड फ्रॉयड। किसको माना जाता है? सिगमंड फ्रॉयड को इसका जो है मेन पर्सन माना जाता है, क्योंकि सिगमंड, देखो मैंने आपको पर्सनैलिटी थ्योरी करवानी है, उसमें मैंने आपको बताऊंगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से सिगमंड फ्रॉयड ने बात की ड्रीम एनालिसिस की, किस तरह से सिगमंड फ्रॉयड ने बात की बच्चे की पर्सनैलिटी की। साइको एनालिटिक में देखो इन्होंने क्या बात की है, इन्होंने बोला कि हम किसी पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, किसी पर्सन के माइंड किस तरह से एक्टिविटीज कर रहा है, किस तरह से चल रहा है, उसको नहीं समझ सकते। अगर हम किसी की पर्सनैलिटी को समझना चाहते हैं, अगर किसी पर्सनैलिटी के बारे में समझना चाहते हैं, तो हमें उस पर्सन के काम करने के पीछे रीजन, काम करने के पीछे रीजन क्या है उसको हमें समझना पड़ेगा। अगर हम उसके काम करने के पीछे रीजन को समझेंगे तो ही हम किसी पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, किसी पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है, उसके बारे में हम समझ पाएंगे। जो सिगमंड फ्रॉयड है ना, जो सिगमंड फ्रॉयड है, ये वीना मेना न्यूरोलॉजिस्ट क्या थे, ये आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन थे, कहां थे, ये आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, बता रहा हूं कि वीना में ये न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पर थे, जहां पर इन्होंने रिसर्चेस की, जहां पर इन्होंने साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिक की बात की, जिसमें इन्होंने बात की कि पर्सन की जो पर्सनैलिटी है उसको समझना हो तो उसके बिहेवियर के पीछे, काम करने के पीछे रीजन को समझो। एग्जांपल देखो, आप देखते हो स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट का रिलेशन आजकल कैसा हो गया है कि जब तक टीचर को, बच्चे को टीचर से काम है, ठीक है, तो सर बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, मैडम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, जैसे ही काम खत्म हुआ, पेपर क्लियर हुआ तो बहुत बेकार था, मैं तो अपनी मेहनत से चला। तो इसमें देखो, अगर कोई पर्सन किसी पर्सन को अच्छे से बुला रहा है तो साथ ही साथ ये ना समझा जाए, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड, कि वो आपको बहुत पसंद करता है, आपकी टीचिंग को बहुत पसंद करता है, हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो, उसको हो कि सर असेसमेंट लगा देंगे, उसको हो कि सर को से कोई क्वेश्चन पूछना पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं उसके काम की करने के पीछे, उसकी वो झूठी तारीफ करने के पीछे रीजन को समझूंगा तो मैं उस पर्सन के माइंड को समझ पाऊंगा। ये बात किसने बोली? सिगमंड फ्रॉयड ने बोली। किसमें? साइको एनालिटिक या साइको एनालिसिज्म। इन्होंने ड्रीम एनालिसिस की बात की, इन्होंने फ्री एसोसिएशन की बात की, इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। इन्होंने तो ये भी बोला कि हमारा ओनली 1/10% जो माइंड है वो कॉन्शियस है, बाकी सारा अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड है। ये मैं आपको जब पर्सनैलिटी टॉपिक करवाऊंगा तो उसमें फुल डिटेल में ये आपको थ्योरी करवाऊंगा सिगमंड फ्रॉयड। 2 पर्सन और थे जो इसके साथ संबंधित थे, एडलर और कार्ल जुंग। एडलर और कार्ल जुंग। एडलर ने किसकी बात की है? इंडिविजुअल साइकोलॉजी। किसकी बात की है? इंडिविजुअल किसकी बात की है? इंडिविजुअल साइकोलॉजी, जिनमें इन्होंने क्या बोला है कि एक इंडिविजुअल को अपने पोटेंशियल, अपनी कमी के बारे में पता है, पर वो अपनी कमियों को छुपाने, अपनी किसी कमी को छुपाने के लिए अपने आप को किसी दूसरे फील्ड में इतना ज्यादा एक्टिव कर लेता है कि उसकी पहचान उस कमी से नहीं, उसकी वो खूबी से हो जाती है। एग्जांपल, मान लो मैं बोलूं कि एक लड़की है जिसका रंग कलर बहुत डार्क है, उसको पता है कि अब लोग उसको छेड़ेंगे, उसको बोलेंगे, क्लियर। और उसने क्या किया कि अपना नॉलेज इतनी इंक्रीज कर ली कि कॉलेज में आज वो अपने कलर के लिए नहीं, अपने ज्ञान के लिए जानी जाती है। तो उसमें ये बात किसने की है? एडलर ने। और जुंग ने किसकी बात की है? जुंग ने बात की है साइको एनालिटिकिज्म। साइको एनालिटिकल की बात की है, जिनमें इन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया है? कलेक्टिव अनकॉन्शियस। इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है? कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जिनमें इन्होंने क्या समझाने की बात की है कि हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर हमारे पूर्वज जो हैं उनका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारा कंसेप्ट है, हमने समझा साइको एनालिसिस के बारे में। थर्ड जो इज्म आया। फोर्थ
फोर्थ कौन सा इज्म आएगा जो बात करेंगे हम, किसके बारे में बात करेंगे, बिहेवियरिज्म। किसके बारे में बात करेंगे, बिहेवियरिज्म, जो कि रिजेक्ट करता है। बिहेवियरिज्म वो इज्म है जो रिजेक्ट करता है किसको, साइको एनालिटिकिज्म को। यह साइको एनालिटिकिज्म को नहीं मानता, सिगमंड फ्रॉइड के इस इज्म को नहीं मानता। फोर्थ है बिहेवियरिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यवहारवाद। जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यवहारवाद बोलते हैं। देखो याद रखना, सबसे पहले इसका फादर कौन है, जेबी वॉटसन। इसका फादर बोल दो, पायोनियर बोल लो, कुछ भी बोल लो, इसका फादर कौन है, जेबी वॉटसन इसके फादर हैं। इन्होंने ना 1912 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी, बहुत पेपर में भी इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने क्या बोला कि मेरे को एक बच्चा दो, मैं उसको वो बना दूंगा जो आप बनना चाहते हो। अगर आप बोलोगे कि चोर बनाना है, मैं चोर बना दूंगा। अगर आप बोलोगे डाकू बनाना है, मैं डाकू बना दूंगा। अगर आप बोलोगे टीचर बनाना है, मैं टीचर बना दूंगा। डॉक्टर बनाना है, मेडिकल ऑफिसर बनाना है, जो बोलोगे मैं उसको वो बना दूंगा। क्लियर, जो चाहते हो वो बना दूंगा। ये बात कब बोली, 1912। किसने बोली, जेबी वॉटसन ने। कैसे बनाएगा, थ्रू ट्रेनिंग। कैसे बनाएगा, थ्रू कंडीशनिंग। कैसे बनाएगा, थ्रू कंडीशनिंग। तो मैंने आपको थ्योरी भी करवानी है जेबी वॉटसन की, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसमें एल्बर्ट के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, वो आपको करवाऊंगा टीचिंग लर्निंग के कंसेप्ट में। क्लियर। तो इन्होंने क्या बोला कि ट्रेनिंग के हिसाब से कंडीशनिंग के साथ किसी को किसी भी फ्रेम में फिट किया जा सकता है। इससे हमें क्या समझ आता है कि जो बिहेवियरिज्म वाले हैं वो हेरिडिटी कंसेप्ट, हेरिडिटी कंसेप्ट को क्या करते हैं, प्रॉपरली रिजेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, प्रॉपरली रिजेक्ट करते हैं। उनका मानना है कि हेरिडिटी का पर्सन के बिहेवियर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, बच्चे पर किसका इफेक्ट पड़ता है, ओनली एंड ओनली इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है। किसी भी तरह से बच्चे की हेरिडिटी का उस पर रिजेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, कि हेरिडिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और एक और बात याद रखना, जहां पर बिहेवियरिज्म आया वो एसआर या आरएस, इसकी बात जरूर करेंगे। इसकी एसआर या आरएस सॉरी, यो एसआर मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स, या रिस्पॉन्स स्टिमुलस मतलब लालच दोगे तो क्रिया करेगा, क्रिया करेगा तो लालच मिलेगा। इसकी बात जहां भी हो रही है, कोई भी पर्सन कर रहा है, कोई भी साइकोलॉजिस्ट कर रहा है, तो समझ लेना वो किसके साथ संबंधित होगा, बिहेवियरिज्म के साथ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जैसे स्किनर, पावलोव, स्किनर, टॉलमैन, जॉन लॉक, कांत, ये सारे पर्सन किसके साथ संबंधित हैं, बिहेवियरिज्म के साथ। देखो स्किनर की थ्योरी करवाऊंगा आपको, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्रिया की बात की। पावलोव की मैं आपको क्या करवाऊंगा, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी करवाऊंगा आपको। टॉलमैन की भी आपको साइन, गेस्टॉल्ट साइन लर्निंग थ्योरी मैं आपको करवाऊंगा। लॉक का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टाबुला रासा। टाबुला रासा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जॉन लॉक का, टाबुला रासा, जो 18th सेंचुरी के करीब में इन्होंने बोला था। इन्होंने क्या बोला था, चाइल्ड इज अ टाबुला रासा, इज लाइक अ टाबुला रासा। टाबुला रासा को क्या बोलते हैं, कोरी स्लेट। क्या बोलते हैं, कोरी स्लेट। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, बच्चा कोरी स्लेट है, जो चाहो आप लिख सकते हो, जिस तरह से चाहो आप उसको लिख सकते हो। तो ये बात किसने बोली, जॉन लॉक ने। कांत ने क्या बोला, ब्लैंक पेपर। इन्होंने क्या बोला, कांत ने क्या बोला, ब्लैंक पेपर। चाइल्ड इज अ ब्लैंक पेपर, बच्चा कोरा कागज है। क्या है, बच्चा कोरा कागज। याद रखना, देखो क से कागज, क से कांत। अगर कोरा कागज आया तो कांत ने बोला है, अगर आया टाबुला रासा या आया कोरी स्लेट तो किसने बोला है, जॉन लॉक ने बोला। दोनों कौन से इज्म से बिलोंग करते हैं, बिहेवियरिज्म। ये जो इज्म वाला जॉन लॉक का क्वेश्चन है ना, ये रीट में आया हुआ है। मेरे को ईयर नहीं याद, देख लेना, आपको रीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जॉन लॉक
किस इज्म से बिलोंग करते हैं। तो आंसर क्या था उनका, आंसर क्या था बेवरिज्म, आंसर क्या था उनका बेवरिज्म। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम समझ रहे हैं, हमने बी की बात कर ली, SFPB क्लियर। तो अब हम बात कर रहे हैं गेस्टाल्टिज्म। गेस्टाल्टिज्म को हिंदी में भी गेस्टाल्ट ही बोलते हैं, गेस्टाल्टिज्म को हिंदी में भी गेस्टाल्ट ही बोलते हैं। और 4% आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, 4% है जो संबंधित है गेस्टाल्टिज्म के साथ, जिसमें वर्दिमर, कोहलर, कॉफका और कॉट लेविन, ये 4 इंपॉर्टेंट पर्सन है जो किसके साथ संबंधित हैं गेस्टाल्टिज्म के साथ। मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका एंड कॉट लेविन। ठीक है, नेक्स्ट कौन है, कॉट लेविन। देखो इसमें वर्दिमर को क्या बोला जाता है, फादर। बच्चों ने कोहलर वर्ड काफी बड़ा होता है कि गेस्टाल्ट के साथ संबंधित है, गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी भी है, तो यही फादर होगा। बच्चे याद रखना नहीं, गेस्टाल्टिज्म जो है उसका फादर किसको बोला जाता है, मैक्स वर्दिमर को उसका फादर बोला जाता है। ये सारे फॉलोअर्स हैं कोहलर की। आपको मैं इनसाइट थ्योरी, इनसाइट लर्निंग थ्योरी, कॉट लेविन की आपको कौन सी थ्योरी करवानी है, फील्ड थ्योरी। ठीक है, ये दोनों थ्योरीज मैं आपको करवाऊंगा। देखो आपको एक चीज समझ आएगी कि जब हम थ्योरीज करेंगे, अब जो मैं आपको बता रहा हूं साथ में कि ये पर्सन इस सीजन से बिलोंग करता है, ये पर्सन इस सीजन से बिलोंग करता है, जब हम थ्योरीज करेंगे तो आपको समझ आएगा, आपको दिखेगा कि वाकई जो बात इज्म में हो रही है वही बात पर्सन कर रहा है। मतलब जो पर्सन जो इज्म में बिलोंग करे, जिस इज्म से बिलोंग करेगा, उसकी बोली, विचारधारा, थ्योरी में वो चीजें हमको दिखाई देंगी, हमको पता लगेगा कि वाकई ये पर्सन गेस्टाल्टिज्म से संबंधित है। देखो जो गेस्टाल्ट वर्ड है ना, ये जर्मन का वर्ड, गेस्टाल्ट वर्ड जर्मन का वर्ड है जो बात करता है होल टू पार्ट। ठीक है, जर्मन का ये वर्ड है जिसका जो बात करता है होल टू पार्ट। अगर मैं गेस्टाल्ट की बात करूं कि गेस्टाल्ट का एक्चुअल मतलब क्या है, तो क्या है, परसेप्शन। गेस्टाल्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, परसेप्शन या सेंसेशन। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेस्टाल्ट, परसेप्शन और सेंसेशन। अगर आएगा गेस्टाल्ट वर्ड कौन से, कहां का वर्ड है, जर्मन का वर्ड है। ठीक है, अगर आएगा होल टू पार्ट मेथड की बात किसने की, तो गेस्टाल्टिज्म ने की। देखो एग्जांपल देता हूं, देखो मैं आपको बोलूं ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ट्रायंगल। तो बच्चे ट्रायंगल तो इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो ये टूटा फूटा कभी ट्रायंगल देखा आपने, नहीं देखा। तो इससे क्या समझ आता है कि जब भी किसी बच्चे के सामने प्रॉब्लम आती है तो वो सबसे पहले होल सिचुएशन को परसीव करता है, बाद में उसको टुकड़ों में बांटकर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्व कर लेता है। क्लियर। तो यही बात अगर आएगा होल टू पार्ट मेथड किसने दिया, तो किसने दिया, गेस्टाल्टिज्म ने दिया। इनका मानना क्या है, देखो ये ना थॉर्नडाइक का आपने नाम सुना होगा, बेवरिज्म में अभी बोला मैंने। तो थॉर्नडाइक किसकी बात करता, देखो सॉरी फंक्शनलिज्म में थॉर्नडाइक देखो क्या कहता है। थॉर्नडाइक ने थ्योरी दिया है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। कौन सी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इन्होंने ट्रायल एंड एरर को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। इनका क्या मानना था, गेस्टाल्ट क्या मानता था कि जी बच्चा अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी कर पाता है जब बच्चा माइंड का प्रयोग करता है। अगर बच्चा सिचुएशन में माइंड का प्रयोग करेगा तो ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये मानना किसका था, गेस्टाल्टिज्म। अब ये पर्सन मिलते थे, इसको मानते थे, तो इनकी थ्योरी में भी आपको यही बातें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इज्म की बात देखो, आप मेरे को उम्मीद है कि आपको सारे इज्म समझ आ रहे हैं। जो बातें जो आपको देखो इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है आपको वो समझ आ रही है। ठीक है, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, देखो जो बच्चे लेक्चर्स जो बच्चे पे नहीं कर सकते उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हैं।
और जो बच्चे पे कर सकते हैं उनकी फीस देख लो ओनली। साइकोलॉजी की हमने फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए फीस रखी है 500। साइकोलॉजी के लिए फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 500 फीस रखी गई है, जिनके बहुत ही जल्द, मतलब हम बात कर सकते हैं 1 अगस्त तक, ठीक है, 1 से 5 अगस्त के बीच में उनके पेड, ठीक है, लाइव लेक्चर्स लगाए जाएंगे, या तो हमारी एप्लीकेशन पे होंगे या यूट्यूब पे होंगे, कहीं भी वो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे इन पेड बैच में, लाइव लेक्चर्स में इनरोल हो जाते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया गया है, उसमें मैसेज करो, ठीक है, उस पर कॉल करो और हमको अपने आप को इनरोल करवा सकते हो। क्लियर? जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट जो पेमेंट नहीं कर सकते, तो वो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर, उनको प्रॉपरली रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, जिसमें हम बहुत 40 थ्योरीज तक भी करेंगे। क्लियर? तो देखो मेरा यही रिक्वेस्ट है आपके लिए, एक तो स्ट्रीम को लाइक कर दिया करो। दूसरा, जो बच्चे आपको लग रहे हैं कि नहीं पे कर सकते एकेडमीज में, तो उनके तक हमारे लेक्चर्स को पहुंचा दिया करो, उनको शेयर कर दिया करो, ताकि वो भी पेपर पढ़ सकें, पढ़कर नंबर ले सकें, या साइकोलॉजी में, खासकर साइकोलॉजी में अच्छे मार्क्स ले सकें। हम देखो साइंस के लेक्चर्स भी अपलोड कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के भी बहुत जल्द करेंगे, हिंदी पंजाबी के भी सभी लेक्चर आपको हमारी इस स्ट्रीम में प्रॉपर आपको मिलेंगे। ठीक है, पर फर्स्टली हमारा फोकस कहां पर है? साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी ही ऐसा पेपर है जो सबसे ज्यादा नंबर गेनिंग है और बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स भी साइकोलॉजी में ही कट होते हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करें कॉग्निटिविज्म। नेक्स्ट देखो हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिविज्म की बात कर रहे हैं। देखो कॉग्निटिविज्म में बात करते हैं हम, देखो ज्ञानवाद में हम बात करते हैं, हम मोस्टली बच्चे की कंफ्यूजन होती है, बच्चे ने एक वर्ड सुना होता है प्याजे, वो बच्चों ने एक वर्ड सुना होता है प्याजे, कि जिसकी थ्योरी क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? हु इज द फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बच्चे फटाफट लगा देते हैं सर प्याजे। बच्चे गलत, प्याजे फादर नहीं है। फादर कौन है कॉग्निटिविज्म का? या तो आप मिलर को बोल सकते हो, या एंड ब्रूनर। ब्रूनर के बारे में आपने सुना होगा, मिलर नहीं सुना होगा, ब्रूनर सुना होगा, जिसकी थ्योरी कौन सी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन सी थ्योरी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ब्रूनर की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये है कॉग्निटिविज्म के फादर। 1960s में बात करें, 1950s या 60s में बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो जिसकी इंपॉर्टेंस थी वो है कॉग्निटिविज्म। ठीक है, जो बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जो बात किसकी करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो बात करते हैं रीजनिंग, ठीक है, जो बात करते हैं हाउ अंडरस्टैंड थिंग, जो प्याजे है वो मानता था, वो विश्वास रखता था कॉग्निटिविज्म, और प्याजे ही ऐसा पर्सन है जिन्होंने कॉग्निटिव बच्चे की डेवलपमेंट को पार्ट्स में, स्टेजेस में बांट दिया था। क्लियर? और दूसरा, प्याजे को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। प्याजे को किसका जनक बोला जाता है? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। ठीक है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट किसको माना जाता है? प्याजे को माना जाता है। तो अब क्या आ गया? देखो अब आ गया जी, गेस्टॉल्ट आया, फिर आ गया सी, कॉग्निटिविज्म। नेक्स्ट लास्ट हम बात कर रहे हैं ह्यूमनिज्म। मानवतावाद। बच्चे इसमें ना बच्चों की बड़ी कंफ्यूजन है मैस्लो से। मैं आपको साथ में बता ही रहा हूं क्वेश्चंस के लिए कि सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन आ जाता है हु इज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, आंसर आता है मैस्लो, आंसर गलत हो जाता है। तो इसका फादर कौन है? कार्ल रोजर।
याद रखना, इसका फादर, ह्यूमनिज्म का, मानवतावाद का पितामह कार्ल रोजर को माना जाता है। मैस्लो का किस तरह संबंध है, इसको स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। रोजर को क्या माना जाता है, स्पिरिचुअल फादर माना जाता है ह्यूमनिज्म का, ठीक है, मैस्लो को, ठीक है। मैस्लो की मैंने आपको एक थ्योरी करवानी है, हायरार्की ऑफ नीड्स। ये आपको मैं मोटिवेशन में करवाऊंगा कि किस तरह से नीड्स, और रोजर की मैंने आपको करवानी है सेल्फ थ्योरी। रोजर की मैंने आपको सेल्फ थ्योरी के बारे में आपको बताना है। कार्ल रोजर ने सेल्फ थ्योरी के बारे में बात की, क्लियर। तो मैस्लो क्या है, ह्यूमनिज्म का स्पिरिचुअल फादर है, और अगर फादर आएगा तो कार्ल रोजर है। और दो पर्सन है जो उसके साथ संबंधित हैं, रोल्लो में और एल्पोर्ट। एल्पोर्ट के बारे में आपने समझा होगा, पढ़ा होगा। एल्पोर्ट कौन है, फादर ऑफ पर्सनैलिटी। एल्पोर्ट को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इसको और क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ट्रेड्स, फादर ऑफ ट्रेड्स थ्योरी। मैं आपको सारा कंसेप्ट करवाऊंगा इसका, ठीक है। ये भी किसके साथ संबंधित है, ह्यूमनिज्म। देखो ह्यूमनिज्म का देखो मानना क्या है, ह्यूमनिज्म, एक और क्वेश्चन पहले समझते हैं, फिर हम ह्यूमनिज्म के बारे में समझते हैं। जो मैस्लो है, इसको स्पिरिचुअल फादर तो माना जाता है, इसको एक और फादर बोला जाता है, क्या, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, फादर ऑफ ट्रांस मैस्लो को बारे में याद रखना, फादर ऑफ ट्रांसपर्सनल, रीट में क्वेश्चन आया हुआ है, वहां से मैंने उठाया है कि फादर ऑफ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी कौन है, तो कौन है, मैस्लो है, क्लियर। तो ह्यूमनिज्म वाले देखो बात करते हैं, ह्यूमनिज्म ये मानवतावाद की बात करते हैं। ये देखो बात करते हैं कि ह्यूमन में एबिलिटी है किसी को बेस्ट बनाने, अपने आप को बेस्ट पेश करने की, अपने आप को बेस्ट बनाने की एबिलिटी है। ये बात करते हैं ह्यूमन को ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाए। मानवतावाद में बिलीव करते हैं, ठीक है। ह्यूमन को जानवरों की तरह बिलीव नहीं किया जाए, मानव को मानव ही समझा जाए, उसकी फीलिंग एबिलिटीज को रिस्पेक्ट की जाए। तो ये सारी बात कौन करते हैं, ह्यूमनिज्म। कौन करते हैं, ह्यूमनिज्म। तो हमने किया, लास्ट है ह्यूमनिज्म, 1 2 3 4 5 और 6। आज हमने 7 इज्म के बारे में समझा, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इज्म्स के बारे में समझा, उसकी डिटेल के बारे में समझा, उनके पर्संस के बारे में समझा कि कौन कौन से पर्सन कौन कौन से इज्म से बिलोंग करते हैं, कौन कौन से पर्सन के व्यूज क्या है, किस इज्म में किस चीज की बात की जाती है। बहुत ही जल्द हम आपके लिए एमसीक्यू सीरीज भी शुरू कर देंगे प्रॉपरली। अभी आपको आपने मॉरल डेवलपमेंट देखा होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एमसीक्यूज देखे होंगे, पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्वेश्चंस देखे होंगे, वो हमने एमसीक्यूज अपलोड कर दिए हैं। बहुत ही जल्द, बिल्कुल जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं सीक्वेंस वाइज, उसी तरह से आपको इसके लेक्चर्स एमसीक्यू प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो लेक्चर को बच्चे शेयर जरूर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। आपके लाइक के साथ, ठीक है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी हमारे लेक्चर्स जो हैं पसंद आ रहे हैं। शेयर कर दिया करो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिटेल कंसेप्ट करेंगे, मीनिंग, थ्योरीज, एक्सपेरिमेंट सभी करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच।